नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। मेरा टोटल 32 साल का एक्सपीरियंस है। एक और बेहतरीन वीडियो मैं लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन में क्लॉज नंबर 8 के बारे में, जो बात करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल के बारे में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा क्लॉज नंबर 8 क्या है, क्या वो 8 या 9 स्टेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स साइकिल, किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करके उसका बेनिफिट ले सकती है। अगर हम बात करें एक ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में तो क्या होता है, एक बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है और बड़ा होता है, मे बी नौकरी करता है, बिजनेस करता है, शादी करता है, उसके बाद और आगे बड़ा होता है, मे बी जब ज़्यादा एज हो जाती है तो रिटायर हो जाता है और कुछ साल बाद वो मर जाता है। तो ये कंप्लीट एक ह्यूमन लाइफ साइकिल है। कुछ कुछ इसी तरह की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी होती है। यहाँ पे टोटल 9 अलग अलग स्टेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स, और उसको अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, तो बहुत ही अच्छे ढंग से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम्स को मेंटेन कर सकती है और इंश्योर कर सकती है कि जो भी उसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो खुश रहें और हमेशा चाहें उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। तो मैं एक एक करके 9 स्टेज के बारे में बात करने वाला हूँ। जो सबसे पहली स्टेज है वो बात करती है वर्कफोर्स प्लानिंग। वर्कफोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि हमें ये देखना है कि सप्लाई एंड डिमांड क्या चल रही है, किस तरह की नॉलेज, स्किल और एबिलिटी मुझे चाहिए, किस तरीके से मुझे अपनी प्लानिंग करनी है जिस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम किसी एक खास ग्रुप को ना अपॉर्चुनिटी देके सभी लोगों को मेजोरिटी से पोजीशन दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये सोचें कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन के लोग या नॉर्थ के या साउथ के लोगों को ही मुझे मौका देना है, बाकी को मौका नहीं देना है। और ये देख सकें कि किस तरीके से इन सब बातों को इम्प्लीमेंट करते हुए हम इंश्योर कर सकें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक इंक्लूसिव कल्चर को फॉलो कर रही है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर वो अफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। जो उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, वो सेकंड स्टेप बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कि हम किस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं रेम्यूनरेशन के बारे में। जब हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन के बारे में तो बात ये हो रही है कि हमें कितने पैसे देने चाहिए। तो वो जो पैसे देने चाहिए वो जो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, कोई फिक्स सैलरी भी हो सकती है, कुछ पार्शली वेरिएबल भी हो सकती है, परफॉर्मेंस से भी लिंक हो सकती है, और कई बार कोई नॉन मॉनिटरी बेनिफिट भी ऑर्गेनाइजेशन देती है, कोई पेड लीव है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, हेल्थ केयर बेनिफिट है। उन सबको करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना है कि हम ये इंश्योर तो कर रहे हैं ना कि जो भी हम पैसे डिसाइड कर रहे हैं वो फेयर है, इक्विटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, और हम सभी वर्गों के लोगों को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि अगर कोई फीमेल एम्प्लॉई है तो उसकी सैलरी कम है, या कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन से लोग आ रहे हैं, पर्टिकुलर कल्चर के लोग आ रहे हैं, रिलीजन के लोग आ रहे हैं, तो इनकी सैलरी ज़्यादा होगी, उनकी सैलरी कम होगी। उस तरह का नहीं होना चाहिए। और उसको मेज़र करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ये देख सकती है कि उनके पास किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, किस तरह के डिस्प्यूट आ रहे हैं, एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। और ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में ज़्यादा इशू आ रहा है और किसी जगह पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। देन जो अगला क्लॉज है, अगले जो स्टेज है, वो बात करता है रिक्रूटमेंट के बारे में। जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो इंटेंट ये है कि किस तरीके से हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं। वो इस तरह से है कि हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम किसी रीजन को खास बेनिफिट दे रहे हैं, या किसी रीजन को हम सोच के चल रहे हैं कि यहाँ से तो हमें किसी को लेना ही नहीं है। तो उसको ध्यान रखते हुए इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी तरह के बायस में कोई डिस्पैरिटी ना हो जेंडर को लेके। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ के लोग अमीर हैं तो इनको लेना है, यहाँ के लोग गरीब हैं तो यहाँ के लोगों को नहीं लेना। उसके लिए क्या किया जाए रिक्रूटमेंट में, मे बी उसके लिए हम कोई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, कोई मैट्रिक्स बना सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कोई बायस या कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। हमारी जो पॉलिसीज़ हों वो ट्रांसपेरेंट हों, फेयर हों। हम ये देखें कि कोई पोटेंशियल कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बायस तो नहीं है जो हमें पता ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों को तो उस समय जो भाषा हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वहाँ के लोग उस भाषा को समझते हैं। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में 20 अलग अलग भाषा हैं। तो अगर हम कहीं ऐड निकालते हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया में जहाँ से हमें लोग चाहिए वहाँ पे उन लोगों को उस तरह की भाषा को समझना आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो होगा तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि इस चीज़ को हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें। और एक बार वो होता है तो अगला स्टेज आता है। अगली स्टेज बात करती है ऑन बोर्डिंग की। जब हम ऑन बोर्डिंग की बात करते हैं तो इंटेंट ये है कि
एक बार जब एक एम्प्लॉई ने नौकरी कर ली तो अब उसको हमें शुरू में कुछ ट्रेनिंग देनी है, उसको बताना है इस कंपनी के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके वर्क एनवायरनमेंट के बारे में। तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इस बात को ध्यान रखना है कि हम ऐसा ना करें कि किसी को तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दें ऑनबोर्डिंग के और किसी को बिल्कुल ही साइड पे कर दें। मे बी क्योंकि हमें लगता है कि वो फीमेल एम्प्लॉई है, वो मेल एम्प्लॉई है, या वो किस पर्टिकुलर कल्चर का है या कलर का है, उस बात को ध्यान में रखते हुए इन बातों को ना करें। देन अगर किसी एम्प्लॉई को कोई खास बेनिफिट देना है, मे बी कोई डिसेबिलिटी है, कोई चलने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, क्या कोई स्पेशल अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। मे बी ऑन बोर्डिंग के टाइम में हम किसी को मेंटर या कोचिंग की भी सुविधा प्राप्त करा सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि किसी कैटेगरी को तो हम सारी सुविधा दे रहे हैं, किसी को सुविधा नहीं दे रहे हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन ये भी सोच सकती है ऑन बोर्डिंग के टाइम में कोई हेल्पलाइन नंबर दे सकती है, एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप को डिफाइन कर सकती है, उनसे उनको अटैच कर सकती है, जिससे कि जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको कंपनी में काम करके समझ में आए कि काम किस तरीके से हो रहा है और उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। जो अगली स्टेज है वो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एक बार जब एम्प्लॉय ने काम करना शुरू कर दिया तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी रेगुलरली नॉलेज एनहांस करनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप तो ये है, देखना पड़ेगा कि आज के समय में उसकी क्या नॉलेज एंड स्किल है, क्या गैप है उसके अंदर, उस गैप को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। मे बी ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट हम पता कर सकते हैं, मे बी ऑन बोर्डिंग के दौरान पता कर सकते हैं, या जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिव्यू है उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। देन उसमें कोई फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगेन जब हम डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात करते हैं तो इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा ना करें कि खास सेक्टर के लोगों को तो सभी तरह की ट्रेनिंग दें और किसी को हम कहें कि भाई ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनको खुद सीखना है, उनको खुद समझना है कि किस तरीके से वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कोई मैट्रिक्स हो सकती है कि कितने लोग ने ट्रेनिंग अटेंड की, किस तरह का उनका सेटिस्फेक्शन लेवल था, वो सब हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए कि किस तरीके से उसको कर सकते हैं। जो एक अगला स्टेज है वो बात करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में। हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है, क्या वो कंपनी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है, ज़्यादा है, कम है, और अगर कम है तो क्या किया जा सकता है जिससे कि उसको एनहांस कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे वही बात आती है डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन की। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे कि किसी के साथ कोई भेदभाव कर रहे हैं कि किसी को सैलरी ज़्यादा, किसी को सैलरी कम, किसी को प्रमोशन ज़्यादा, किसी को प्रमोशन कम। इस तरह का तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम जेंडर के बेस पे या कल्चर के बेस पे या रिलीजन के बेस पे हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस समय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें तो हम इंश्योर करें कि हम जो भी कुछ काम करें वो फेयर हो, इम्पार्शल हो और वो इंक्लूसिव हो, सभी को लेते हुए, सभी का ध्यान रखते हुए। देन एक और इंटरेस्टिंग स्टेज होती है सक्सेशन प्लानिंग। जो मल्टी लोकेशनल कंपनीज होती हैं जहाँ पे उनकी बहुत सारी यूनिट होती हैं, तो उनको ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आने वाले समय में जब कोई लोग नौकरी छोड़ के जाएंगे, कोई रिटायर करेंगे, तो उनके पास क्या पाइपलाइन में इतने लोग हैं जिनको वो उनकी जगह रिप्लेस कर सकें। तो वहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। अगेन सक्सेशन प्लानिंग करते हुए इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास क्या अलग अलग डाइवर्स पूल के लोग हैं जो कि डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। क्या हम इस बात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं इन केस अगर हम कोई बायस रखते हैं कि भाई इसको तो हम सक्सेशन प्लानिंग में लेंगे और इसको हम नहीं लेंगे, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि किस तरीके से सभी को कंसिडर करते हुए हम मौका दें सभी को और देखें कि किस तरीके से लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि ये सारा प्रोसेस सक्सेशन का फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। अगला जो स्टेज है वो बात करता है वर्कफोर्स मोबिलिटी। जो मल्टी लोकेशनल कंपनीज होती हैं, मे बी किसी एक देश में हो सकती हैं, अलग अलग देश में हो सकती है, तो वहाँ पर भी बहुत बार मौका होता है ट्रांसफ़र का कि हम किसी को, एक एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं या कहीं और को बाहर से इस देश में लेके आते हैं। तो उस समय भी हमें इंश्योर करना है कि किस तरीके से उसको हम ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से करें, जिससे कि सभी को बराबर का मौका मिले, कि सभी को चांस मिल सकता है कहीं भी जाने का। ऐसा नहीं कि किसी खास कैटेगरी को ही मौका दिया जा रहा है। तो उसमें इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी कोई ट्रांसफ़र हो सकती है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। तो उसको कोई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स बना के देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर सकती हैं।
इस बात को देखना ही बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे और कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑफ़र को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने एक्सेप्ट नहीं किया उसके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव हो रहा है, या फ्यूचर में अगर कोई मौका मिला तो उस समय उसे कहा जा रहा है कि भाई आपको तो मौका नहीं मिलेगा, पिछली बार आपको मौका दिया था, आपने मना कर दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन बातों को वेरीफाई करने के लिए देखें कि एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है, किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट, उन सब से हमें आइडिया लगेगा इसके बारे में। और जो आखिरी स्टेज है वो बात करती है सिजेशन ऑफ जॉब, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय का जब नौकरी का वो आखिरी दिन आता है, उसकी नौकरी समाप्त होती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकता है वो रिटायर हो जाए, मे बी उसकी अब सर्विसेज की आवश्यकता ही नहीं है, मे बी ऐसा हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट बंद हो गया हो, मे बी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं जिस कारण से किसी भी आदमी की नौकरी जा सकती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारी जो पॉलिसी है वो इम्पार्शियल हैं, कितने हम सेंसिटिव हैं, कितने रिस्पेक्ट के साथ, ड्यू रिगार्ड के साथ, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए इस प्रोसेस को हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें सोचें कि हम सीधा ही किसी को नौकरी से ना निकालें अगर हमें लगता है कि किसी की कैपेबिलिटी का इशू है या हेल्थ का इशू है। मे बी पहले हम उसे कोई और जॉब में रखें और वहाँ देखें, या मे बी उसका कोई फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कर दें। उसको देखने के बाद इसको इंश्योर करें कि उसको करना है नहीं करना। मे बी उसके लिए कोई कंसल्टेशन हो, कोई कंसर्न हो, कोई अपील प्रोसेस हो, कोई ERG एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप की हेल्प चाहिए। उन सब को भी हम यूज़ कर सकते हैं इस बात को देखने के लिए कि कैसे उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। और अगर ऑर्गेनाइजेशन इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेगी तो जो उसका टर्नओवर रेट है, जो उसकी रिटेंशन रेशियो है, एग्जिट इंटरव्यू है, वो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से देखा जाए कि ये प्रोसेस इफेक्टिवली चल रहा है नहीं चल रहा है। तो देखा जाए मैंने 9 अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात की विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन के प्रिंसिपल्स का ध्यान रखती है इन 9 स्टेजेस में, वहाँ का जो रिटेंशन है हमेशा ही बहुत अच्छा होगा, वहाँ का जो लोगों का मोराल है बहुत अच्छा होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और हमेशा ही वो प्रेफर्ड एम्प्लॉयर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और आसपास की सोसाइटी के लिए भी। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा ISO 30415 की, जहाँ मैं क्लॉज नंबर 9, 10 और 11 के बारे में बात करने वाला हूँ। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स और वीडियोस यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।